1892 ईस्वी को महात्मा गांधी तो दक्षिण अफ्रीका गए। आप मुझे बताओ कि 1892 ईस्वी को भारत का एक महापुरुष और कहीं गया था? करो विचार जरा। स्वामी विवेकानंद जी एक धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे शिकागो में, और वर्ष 1893 ईस्वी में उन्होंने स्पीच दी थी। 1.5 माह तक तो सड़कों पर ही बिताया था अपना समय। और महात्मा गांधी भी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, वो केस लड़ने के लिए गुजरात के एक सेठ व्यक्ति का। 1893 ईस्वी में उनको रेल की पटरियों पर फेंक दिया था। पिछले दिनों अब तक तो यही पूछता था कि महात्मा गांधी को कहां रेल की पटरियों पर फेंका गया था, तो आंसर आता है डरबन में। डरबन कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। और ये पूछा गया था पिछले यूपीपी में कि वो कहां जा रहे थे, तो ये जा रहे थे प्रोटीरिया। ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रोटीरिया। 3 राजधानियां हैं, कैपटाउन, ब्लूमफाउंटेन और प्रोटीरिया। ये 3 राजधानियां। भारत की भी ऐसे तो कई सारी हैं, प्रशासनिक अलग है। प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है, वैज्ञानिक राजधानी बेंगलोर है, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी है, सांस्कृतिक कोलकाता है, और फाइनेंशियल यानी वित्तीय राजधानी भारत की मुंबई लगती है। इसकी भी इसी प्रकार से होगी। और फेंक क्यों दिया था रेल के पटरियों पर? उतारा क्यों गया था गांधी जी को? यह कह के उतारा गया, गांधी जी के पास में फर्स्ट क्लास की बोगी की टिकट थी। आज के जमाने समझो एसी कोच, फर्स्ट क्लास की बोगी की टिकट थी उनके पास में, और फर्स्ट क्लास की बोगी की टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। टीटी आया, आराम से लेटे पड़े हैं गांधी जी बिना टेंशन के। टीटी आया, टीटी ने देखा भी टिकट है, हाँ टिकट है, देखो ये रहा टिकट। गांधी ने टिकट दिखाया, उसने देखा कि कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया के। हाँ टिकट फर्स्ट क्लास का। उसने देखा, गांधी जी से कहा कि आप एक गुलाम देश के, काले देश के रहने वाले हो, एक पिछड़े देश के रहने वाले हो, और आपको अधिकार नहीं है कि फर्स्ट क्लास की बोगी का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास की बोगी में यात्रा करो, आपको थर्ड क्लास की बोगी में जाना होगा। गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे, मैं क्या इंसान नहीं हूं? टिकट क्या मेरे पास नहीं है? टिकट तो है फर्स्ट क्लास का। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने उसको उतारा गांधी जी को और रेल की पटरियों पर फेंक दिया 1893 में डरबन में। और कहां जाते हुए? प्रोटीरिया जाते हुए। ये वाला प्रश्न पूछा, कहां जाते? प्रोटीरिया। अब जब रेल की पटरियों पर जब पड़े हैं गांधी जी, तो रेल की पटरियों पर विचार करते हुए पड़े हुए गांधी जी ने एक विचार कर लिया था, एक प्रण कर लिया था कि अंग्रेजों, आज आपने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकाला है। आप समझ रहे होगे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज कैसे, अरे 54 देश गुलाम थे ना इंग्लैंड के। हाँ तो दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम था, भारत भी था, वहां भी ट्रेन चलाई, भारत में चलाई, तो अपनी ट्रेन से उतार के फेंक दिया। आज आपने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकाला है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिस दिन जब मैं अपने देश लौटूंगा, आपको अपने देश से बाहर निकालूंगा। ये प्रण कर लिया था गांधी जी ने वर्ष 1893 ईस्वी में रेल की पटरियों पर पड़े हुए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 1909 ईस्वी में हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का शुरुआत की, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जिसको लियो टोल्स्टॉय आश्रम भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लियो टोल्स्टॉय को अपना गुरु मानते थे, और पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और लगभग 18-20 वर्षों के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी को वापस आते हैं। कब आए वापस? 9 जनवरी को। वापस आगमन आपको पूरा लिखना है। वापस आगमन कहां से वापस आगमन? दक्षिण अफ्रीका से वापस आगमन आए। अब क्या होता है जब गांधी जी वापस आए, तो आपको याद हो कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो अंग्रेजों ने उनको प्रदान की थी। अब विचार करिए, अंग्रेजों ने यह उपाधि कब दी थी? यह उपाधि दी थी वर्ष 1915 ईस्वी को। कैसे आए गांधी जी, और अंग्रेज उनका सम्मान करने के लिए गए, उनके गले में माला पहला रहे अंग्रेज गांधी जी के। क्यों आप विचार करिए। इसलिए 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और हमने पिछले दिनों आपको समझा दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था, वो भारतीयों का काम अंग्रेजों ने खुद करवाया था उसको, ताकि कोई आंदोलन ना हो और हम नेता को दबा ले, उनके मतलब मुंह बोलती बंद करना। गांधी जी भी आए, उनको भी अंग्रेजों ने माला पहना दी और केसर हिंद कह दिया, हाथ मिलाया उनसे। तो क्या हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को पता है 1893 में डरबन में जब रेल की पटरियों पर पड़ा था, तो शपथ ग्रहण की थी कि आपको अपने देश से बाहर निकालूंगा। और गांधी जी नहीं थे उस समय तो भारत में,
राष्ट्रवाद तो शुरू हो गया था भाई, लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंक दिया, किंग वॉयली की हत्या कर दी, और भी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारे घटनाएं उस समय में हुई। तो राष्ट्रवाद आ चुका है लोगों में। तो अंग्रेजों को डर है कि कहीं ना कहीं ये गांधी अपने उस प्रतिज्ञा को याद करके लोगों को और ना भड़का दे हमारे खिलाफ। तो इसलिए अंग्रेजों ने गांधी से हाथ मिलाया और कौन सी उपाधि दी? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी को प्रदान कर दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1916 ईस्वी को। 1916 का इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल इसमें से एग्जामिनर पूछ ही लेता है ज्यादातर। तो 1916 ईस्वी के इतिहास को सुनिए, क्या था 1916 का इतिहास। पहले तो जब आए गांधी जी तो 1916 ईस्वी में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिस आश्रम को कहा गया सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम ही आगे चल के क्या बना? अब दोनों सवाल आपके इसी में छिपे हुए हैं, चाहे सत्याग्रह कह लो या साबरमती। एग्जाम तो आपसे यही पूछेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने कब की थी? तो 1916 में। अगर वो ये बात पूछ लेगा कि साबरमती आश्रम का पहला नाम क्या था, तो आंसर लगा दियो सत्याग्रह आश्रम। याद रहेगा, दोनों प्रश्न इसी में बन गए। 1916 ईस्वी में गांधी ने सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद आपको याद हो 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहां की थी होम रूल लीग की स्थापना? पुणे में। किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आपको पूरा पूरा पॉइंट लिखना है। पुणे में इसकी स्थापना हुई और किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट। आप लिख लोगे, इतना समय आपको मिलता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की पुणे में 1916 ईस्वी में। ये हो गया। इसके अतिरिक्त 1916 ईस्वी में ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले दिनों कि 1907 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। अब एनी बेसेंट के प्रयासों से वो 1916 ईस्वी के अधिवेशन में फिर से एक हो गई है। गरम दल व नरम दल एक, गरम दल और नरम दल हो गए हैं एक। और किसने प्रयास किया? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के प्रयासों से ये एक हो गए। पूछता है इस बात को। अब एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो अधिवेशन था जिसमें ये एक हुए थे, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। शॉर्ट में लिख दो, एसी मजूमदार अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी निभाई थी अध्यक्षता। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। गरम दल नरम दल एक हो गए, किसके प्रयासों से हुए थे? एनी बेसेंट के। याद रखनी है, सारी बातें पूछता है। विभाजन कब हुआ था? 1907 को। उस समय में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। उस समय के अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी थे। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब 1916 ईस्वी की अहम घटना को हम समझते हैं। 3 पॉइंट इसके हो गए हैं। 1916 ईस्वी में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये तो याद है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ऐसे भी पूछता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले क्या था? तो एक विद्यालय था। ये बाद में विश्वविद्यालय बना, पहले क्या था? एक विद्यालय था। आप समझिए जरा बातों को कि एक तो वो थे सर सैयद अहमद, और सर सैयद अहमद ने 1875 ईस्वी को साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, जो आगे चल करके AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उसी प्रकार से एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, और वो संस्कृत एक विद्यालय, केवल संस्कृत लगा दिया मैंने, तो आगे चल करके वो क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एग्जामिनर आपसे ये बात पूछेगा कि इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पहली ईंट किसने रखी थी? तो एनी बेसेंट ने। पहली ईंट किसने रखी थी? तो एनी बेसेंट ने। और बनवाया किसने? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जी के पास भी इतना पैसा नहीं था, वो पैसे इकट्ठा किया जाता था।
रुपया पैसा इकट्ठा करते थे। और कैसे इकट्ठा होता था कि एक कपड़ा लेते थे, दुपट्टा, सोल जैसा, चादर जैसा, खेस कंबल जैसा, और उसको कुछ व्यक्ति आगे से पकड़ लें, कुछ व्यक्ति पकड़ रहे हैं उसको पीछे से, और पकड़ करके रास्तों से, सड़कों से, गलियों से होते हुए गुजरते थे। और लोग उसमें सिक्के, चंदा, रुपया, पैसा जो भी होता था वो डाल देते थे। और इतना पैसा इकट्ठा होता था कि गांठ मार के उसको पटरिया बांध करके रख दिया जाता था। इतना पैसा इकट्ठा होता था। और बड़े बड़े सेठ के पास, जमींदारों के पास, उस समय के नवाबों के पास, सबके पास ये जाते थे पैसा मांगने के लिए। एक बार हैदराबाद के निजाम के, हैदराबाद के शासक के यहाँ भी पहुंचे, और जब हैदराबाद के शासक से जाकर के कहा कि एक विश्वविद्यालय बनाना है और पैसे की जरूरत है, आपसे बड़ी उम्मीदें लेकर के आए, तब हैदराबाद के शासक ने जूता उतारा और जूता मारा फेंक करके मदन मोहन मालवीय की तरफ को, अपमानित कर दिया उनको, मालवीय जी को। मालवीय जी ने वो जूता उठाया, यहाँ लगाया और उसी को उठा करके चल दिए। नवाब ने आवाज लगा, रे मेरा कहाँ जा रहे हो, मेरा जूता तो वापस दे कर जाओ, इसका क्या करोगे? मालवीय जी ने कहा, मैं इसको मार्केट में लेकर के जाऊंगा और बीच चौराहे पर सड़क पर खड़ा होकर के आवाज लगाऊंगा कि ये नवाब का जूता है और मुझे उसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। नवाब ने सोचा कि ऐसा इतना बढ़िया व्यक्ति, लाओ एक काम करो, लाओ जूता मेरा, मुझे तो अब बताओ कितने पैसे लोगे। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय की द्वारा। उसकी पहली नींव किसने रखी? एनी बेसेंट ने। अब 4 पॉइंट हो गए हैं। अगला पॉइंट और 1916 ईस्वी का बड़ा बेहतरीन वाला एग्जाम आपसे पूछता है कि इस समय में हुआ था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता, बात को सुनिएगा, इसकी लंबी कहानी है, लिखने को तो ये शॉर्ट में लिख दिया लखनऊ समझौता, इसकी लंबी कहानी क्या है। मैंने आपको इसको भी समझने के लिए थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले दिनों ये समझा दिया था कि वर्ष 1905 ईस्वी, इसके बाद का आपको लिखना नहीं है, ये वाला छोड़ो, आप लिखना शुरू कर दो, यहाँ नहीं लिखना है। 1905 ईस्वी को भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन के 2 मंसूबे थे कि एक तो कि जब विभाजन कर दिया जाएगा तो जो क्रांति भड़की हुई है इधर वाले क्षेत्र में वो इधर नहीं भड़केगी, रुक जाएगी, क्योंकि इधर शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव मनाए जा रहे थे ना, शुरुआत हो चुकी थी, तो कहीं इधर की क्रांति इधर भी ना भड़क जाए। 20 जुलाई को घोषणा की लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की और 16 अक्टूबर को प्रभावी कर दिया। लेकिन क्या इसने सोचा था कि ये जब 2 भागों में हम बांट देंगे, हिंदू और मुस्लिम में, इधर मुस्लिम थे ना ज्यादा, म्यांमार, बांग्लादेश, तो जब 2 भागों में बांट देंगे तो उनकी ये अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे, अलगाव का भाव आएगा, एक अलगाव का भाव आएगा, हिंदू और मुस्लिम लोगों में अलगाव का भाव आ जाएगा। लेकिन क्या लॉर्ड कर्जन अपने मंसूबे में कामयाब हुआ? ये भाव आया नहीं, बल्कि एकजुट होकर के भारतीय लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम सब ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। और बंगाल में तो शोक दिवस मनाया गया था और बंग भंग आंदोलन चले थे, याद है बातें? हाँ, इस मंसूबे में लॉर्ड कर्जन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद को समझिएगा, वर्ष 1898 से लेकर 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन रहा। और 1905 ईस्वी के बाद 1905 से लेकर 10 तक कौन आया? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय आया, कल की डिटेल में लिखाया था, मिंटो द्वितीय आया। और जब मिंटो द्वितीय आया, जब ये मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ 1905 ईस्वी में, तो 1906 ईस्वी को मिंटो ने कहा मुस्लिम वर्ग से कि एक काम ना करो, ये तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपनी एक पार्टी बना रखी है, हिंदुओं ने अपनी पार्टी बना रखी है, और आपको अगर कोई बात कहनी होती है तो आप आंदोलन चलाते हो, सड़कों पर उतरते हो, मारामारी होती है। एक काम करिए, आप एक काम करो, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी एक पार्टी बना रखी है, हिंदुओं ने, मतलब इन्होंने कहा, उसी प्रकार से आप भी अपनी एक पार्टी क्यों ना बना लो। आने वाले समय में हम एक ऐसा कानून लेकर के आने वाले हैं जिसमें जो विधानसभा होती है, ऐसे असेंबली होती है, उसमें हम भारत की पार्टियों को भी चुनाव लड़ने का मौका देंगे। हम तो बनेंगे ही बनेंगे सदस्य। जैसे अपने यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, 403 सीटों के लिए चुनाव होंगे, तो उस जमाने में जो सदस्य होंगे, जो असेंबली में सदस्य चुने जाएंगे, वो हमारे भी होंगे और हम आपको भी मौका देंगे। भारत की पार्टियां भी चुनाव लड़ा करेंगी उसमें। तो आप अपनी पार्टी बनाओ और पार्टी बना करके चुनाव जीत करके यहां जब पहुंचोगे और जब हम कोई कानून बनाया करेंगे तो उसमें आपका भी सहयोग होगा फिर, तो क्योंकि आप सदस्य हो, आपकी भी चले करेगी, आपकी वोटिंग हो करेगी, सही है गलत है। तो इसलिए आप एक पार्टी ना बना लो। तो 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी किसने? मिंटो द्वितीय ने।
हो गई मिंटो द्वितीय ने। और क्या था, क्योंकि अब देखो, क्योंकि हिंदुओं का संगठन कह दिया था उसने मिंटो ने, और दूसरा भी बनवा दिया। क्यों? अलगाव आना चाहिए आपस में। देखो आज ये जो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब लड़ते रहते हैं, नेता लड़ाते रहते हैं, नेता ही तो लड़ाते हैं हमें। ये शुरुआत कौन करके गए? अंग्रेज करके गए, उनको फायदा हो रहा था। आज भी किसी पार्टी को, बीजेपी पार्टी को वोट किसके नाम पर मिलता है? हिंदुत्व के नाम पर मिल जाता है कि नहीं? बिहार चलो छोड़ो, फिलहाल आप इतना समझो कि आज जो हम लड़ रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर, अंग्रेजों ने लड़ना सिखाया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे सिखाया, समझदार बनो। 1905 ईस्वी में काम नहीं हुआ तो 1906 में उसने तैयार किया, अलगाव आना चाहिए, एक तना रहे इनमें। उसके पश्चात 1909 ईस्वी में यही मार्ले मिंटो और इसका एक सचिव मार्ले और ये मिंटो रिफॉर्म लेकर के आए दोनों। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और उस सुधार के अंतर्गत क्या कहा था कि अब हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम को वोट देगा। अब समझो जरा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विचारधारा इनकी एक ना हो जाए, अलगाव की स्थिति आनी चाहिए, अलगाव आना चाहिए। ऐसे काम कर रहे हैं कि बंटवारा करो, अलगाव आना चाहिए। कोई ऐसे पॉइंट लाओ जिसमें अब बांटेंगे तो मन में खुद ही इनके धीरे धीरे अलग रहने का भाव आता चला जाएगा। 3 कार्य कर दिए, 2 में अभी पास हो गए वो। अब उसके बाद क्या हुआ? अब तक क्या हुआ? हिंदू, इसके अंतर्गत क्या हुआ? हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा। अभी तक कितना हुआ है? अलगाव तो आ गया। उसके बाद अब समझिएगा जरा, 1916 ईस्वी में अब 2 पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। अब भारतीय इतिहास में एक बार मात्र ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ बैठ करके अधिवेशन हुआ, सम्मेलन, एक साथ बैठ करके। जैसे कभी कभी लोकसभा राज्यसभा की एक साथ मीटिंग होती है, तो एक साथ अधिवेशन हुआ दोनों पार्टियों का। 1916 में हुआ, लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष मैंने बता दिया, अंबिका चरण मजूमदार। इसकी 2 विशेषताएं थी ना कि गरमदल नरमदल एक हो गए थे, और इसी की विशेषता थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ बैठे थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने महाभूल की। कांग्रेस ने यह भूल कर दी इसमें कि मुस्लिम लीग ने इस समय में कहा था, एक समझौते क्यों हुआ, इसमें क्या बात थी? मुस्लिम लीग ने कहा था कांग्रेस से कि हमें चाहिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहां की बात को समझो एक बार और। पहले यहां क्या था? हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन था। संप्रदाय, हिंदुओं का संप्रदाय हिंदू को, और जो मुस्लिम संप्रदाय के हैं वो मुस्लिम को ही वोट देंगे, ये सांप्रदायिक था। अब क्या बोला मैंने, एक बार अब मेरी बात को सुनो। हमें चाहिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पहले संप्रदाय बट गया, वो तो खुद ही बांट दिया। अब किसकी बात आ रही है? क्षेत्र की, कि अलग क्षेत्र चाहिए। ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी, ऐसे समझो आप। अपने उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और जब विधानसभा के होने वाले चुनाव हैं तो उसमें अगर आपने मान करके अपने सवाल को हल कर रहे हैं, पार्टियां कौन कौन सी वर्तमान में? बीजेपी है, सपा है, बसपा है और एक कांग्रेस है। ये 4 पार्टियां हैं, उनको छोड़ो अभी, ये 4 पार्टियां हैं। अगर ऐसा हो कि अगर बीजेपी सरकार ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर बीजेपी तो एक तरफ है और बाकी जो 3 पार्टियां थी, सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया। तीनों पार्टियों का हो गया गठबंधन। अपना जो क्षेत्र लगता है विधानसभा क्षेत्र, नौगांवा विधानसभा क्षेत्र लगता है। अब इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपना एक प्रत्याशी को उतारा है। किनको उतार रही है बीजेपी अपने यहाँ से? जयेंद्र नागपाल को उतार रही है। किनके फोटो लग रहे हैं इनके? कौन है ये? सोरेन सिंह, यानी चलो नागपाल जी को उतार दिया। बीजेपी का एक पार्टी का, बीजेपी ने अपना एक सदस्य को उतार दिया। बाकी 3 पार्टियों ने गठबंधन कर रखा है। क्या वो तीनों पार्टियां भी नौगांवा क्षेत्र से अपने एक सदस्य उतारेंगी? तीनों? फिर वोट ही का तीनों मिलकर के एक ही। अगर माना सपा का आ गया तो कांग्रेस और बसपा कहेंगे भी हमारा गठबंधन नहीं है, हमारे वाले भी नहीं वोट दे दियो, उन्हें देना पड़ेगा फिर तो, समझे? तो इनका गठबंधन हो गया। अब क्या करें? अब ये बात तो समझ आएगी कि क्या होता है। अब एक तरफ तो अंग्रेज चुनाव लड़ेंगे, इसका ये तो समझ आ गया क्या है कि 2 ही सदस्य हैं विधानसभा में, तो बीजेपी को वो 3 के 3 सदस्य नहीं आएंगे, एक ही आएगा, हो गया। तो अब ये कह रहे हैं इसके अंतर्गत, लखनऊ समझौते के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि भाई एक तो जो इस्लाम वर्ग वाला क्षेत्र, जिस क्षेत्र में इस्लाम लोग ज्यादा हैं, उस क्षेत्र में हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे।
मुस्लिम लीग कह रही है कांग्रेस से हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, अंग्रेज भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जहां हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे आप वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारोगे, कांग्रेस नहीं लाएगी। इसका मतलब तुम्हारा हमारा क्या हो गया, गठबंधन। और गठबंधन भी क्या, आप आओगे नहीं, गठबंधन भी नहीं है ये, जहां हम चुनाव लड़ेंगे तुम नहीं लड़ोगे। बताओ, इसको कहा गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र। आया समझ में, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और ये महाभूल रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मुस्लिम लीग की बात को मान लिया। अब बताइए, आप बताइए जरा कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो अलगाव आया, यहां भी आया अलगाव 1909 ईस्वी में, हिंदू हिंदू को मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, यहां भी आ गया। और 1916 ईस्वी में भी अलगाव आ गया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पोछा पकड़ते पकड़ते गट्टा पकड़ना। फिर उसके बाद यही अलगाववाद इतना आगे तक बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि जहां इन्होंने संप्रदाय की अलग की मांग की, जहां अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद पृथक निर्वाचन आया और उसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमें देश ही अलग चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग वहीं ठुकरा देते तो आज बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा होता। 1936 में अलग हुआ ना म्यांमार, वो भी भारत का हिस्सा होता। और 1947 में अलग हुआ पाकिस्तान, वो भी भारत का हिस्सा था। अर्थात हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा होता ही नहीं। जब विचारधारा चेंज होती चली गई तो फिर तो बढ़ती चली गई। और आज हम आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने तो लड़ाया, अंग्रेजों ने लड़ाया हमें आपस में। और आज हमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर आज कौन लड़ा रहा है? आज ये नेता उसी का फायदा उठाते हैं। भाई जात बरादरी का ही फायदा उठा करके ही तो ये हमसे वोट लेते हैं। आप बताइएगा जरा कि अगर हमारे क्षेत्र से ये सोरण सिंह मांगट जी आ जाते हैं, अगर बीजेपी के क्षेत्र में, तो हम इनको जानते हैं नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हम वोट किस नाम पर दे देंगे? हम वोट दे देंगे कि बीजेपी का है। तो हम व्यक्ति को थोड़ी ना देखते हैं, हम देखते हैं बीजेपी को देखते हैं, हम पार्टी को देखते हैं। सपा बसपा कोई नया सदस्य है जिसको हमने नाम भी पहली बार सुना, हम उसको वोट दे आएंगे। क्यों? हम वोट किसको देते हैं? हम पार्टी को देते हैं। और पार्टी क्या किस पर चलती है? वो धर्म के आधार पर लड़ा करके वोट ले लेती है हमसे। आगे चर्चा करते हैं जरा आगे। 1916 की घटनाएं हमारी हो गई हैं सारी, 1 2 3 4 5 घटनाएं हैं इसकी। 1900 बड़ा इंपॉर्टेंट इतिहास है यहाँ का 1916 ईस्वी का, क्योंकि 5 पॉइंट बनते हैं, 1 पॉइंट एग्जामिनर पूछ लेता है। आगे पढ़ते हैं 1917 की कहानी को। 1917 की कहानी को पढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट तो बात यह हुई कि पहले ही आपको बताएं, मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पढ़ा दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में ज़्यादा नहीं पढ़ाया था पिछली वीडियो में। मैंने आपको बस इतना बताया था कि आने वाले समय में सब कच्चा चिट्ठा खुलता चला जाएगा। सुनो, 1917 के इतिहास को पढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और क्या विशेषता बनेगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय तो नहीं है ना, आयरलैंड की रहने वाली है, भारतीय नहीं है ना। आगे 1917 ईस्वी को अब थोड़ा सा इतिहास समझते हैं जरा पीछे का। अब पढ़ेंगे और तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पिछले दिनों ये बातें बताई कि भारत में एक पुस्तक लिखी गई नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने ये लिखी, दीनबंधु मित्र ने इस पुस्तक को लिखा। और इस दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक में लिखा, नील दर्पण पुस्तक में लिखा कि भारत में अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया था कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो क्या था, क्या कानून था उस समय में भी था। और बाद में अंग्रेजों ने यह कहा कि जिस भी किसान के पास में यानी 20 गट्टे भूमि में से 3 गट्टे भूमि पर नील की खेती करनी पड़ेगी। यानी आपके पास में जितनी भी भूमि है, ये जितनी भी भूमि है, इस भूमि का 3 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप बताइए, इस खिड़की को खोलो, इस वाले गेट को खोलो, ये सो रहा है नील की खेती। लेकिन जब नील की खेती करते थे ना भारतीय किसान, तो नील की खेती करने से एक तो मिट्टी बेकार हो जाती है, बार बार गन्ना ही उगाया जाओ खराब हो जाएगी मिट्टी, तो नील की। लेकिन दूसरा कारण था कि जब नील का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नील का उत्पादन ज्यादा होने पर उसके मूल्य घट जाएगा, लॉस भारत वालों को है। तब क्या हुआ कि इसको विरोध करना चाहिए।
अब ये गांधी जी को हमने पढ़ा कि आए कब गांधी जी, 1915 ईस्वी को, लेकिन 15 और 16 में कोई आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। अब इतिहास ये कहता है कि गांधी जी ने आंदोलन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि गांधी जी भारत का भ्रमण कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं भारत में, वो ये नजर डाल रहे हैं कि जितने समय में साउथ अफ्रीका में रहा उतने समय में भारत को आजाद कराने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए थे। भारत का भ्रमण किया। लेकिन जो तिनपटिया, इसको कहा गया तिनकठिया प्रथा, अंग्रेजों की तिनकठिया प्रथा। अब एक व्यक्ति थे जिन व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के पास भेजा निमंत्रण और कहा कि भाई ऐसे ऐसे कहानी है और अंग्रेजों ने गलत कानून ला दिया, उसका विरोध करना है, आप हमारा साथ दोगे क्या। गांधी ने कहा चलो आ रहे हैं। अब गांधी जी ने मिलकर के राजकुमार शुक्ल के साथ एक आंदोलन चलाया जिसको कहा गया चंपारण आंदोलन। 1917 की घटना है ना ये भी, चंपारण आंदोलन 1917 में ही चला। कहां से चला, कहां पड़ता है चंपारण, जिला है बिहार का। और गांधी के पास निमंत्रण किसने भेजा था इसमें, राजकुमार शुक्ल ने। आपको पूरा लिखना है, गांधी के पास निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने भेजा। दो बातें और पूछता है कि इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ दो क्रांतिकार कौन थे। एक तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, ये दो क्रांतिकार पूछे गए कि कौन कौन साथ थे। बिहार विभूति किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। बड़े साहब किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। और देश रत्न किन्हें कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एजाज शत्रु भी इनको कहते हैं। तो इन दो क्रांतिकारों ने साथ दिया और अंग्रेजों को इस आंदोलन के बाद कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ गई थी, तिनकठिया प्रथा। अंग्रेजों को अपनी तिनकठिया प्रथा करनी पड़ी समाप्त। 1917 ईस्वी की कहानी हो जाती है समाप्त। क्या क्या विशेषताएं रही कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इससे ये बात हो गई है। चंपारण आंदोलन चला, राजकुमार शुक्ल ने भेजा निमंत्रण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया साथ, और जब मिलकर के साथ दिया लोग लड़े, अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ गई। बताइए जरा, तिनकठिया प्रथा कितनी भूमि पर थी, 20 गट्ठे भूमि में से 3 गट्ठे भूमि पर, यानी कुल भूमि का 3 भाग, 3 भाग इतने पर नील की खेती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा, 1918 का थोड़ा इतिहास समझते हैं। इसको रफ कर दिया भाई। अब 1918 ईस्वी के इतिहास को आप मुझे बताओ कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक लगभग चला और कब समाप्त हो गया, वर्ष 1918 ईस्वी को। 1918 ईस्वी को विश्व युद्ध समाप्त। आप मुझे एक प्रश्न बताओ, महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहते हैं, महात्मा गांधी को युग पुरुष कहते हैं, महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहते हैं। भर्ती कराने वाला सर्जेंट, आज जैसा आज होता ना महापुरुष को ये भर्ती कराने को तैयार नहीं है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को। सुनिए जरा क्यों कहते हैं। क्योंकि जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से 1915 को, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और आते ही अंग्रेजों ने गले में माला डाल दी गांधी जी के, गांधी जी को प्रभावित कर दिया और गांधी जी को चने के पेड़ पर और चढ़ा दिया कि भाई एक काम करो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका कहना भी मान लेंगे, एक काम करो आप 2-4 लाख आदमी जुड़वा दो हमारी सेना में। तो गांधी जी को कहा गया, गांधी जी ने डंडा उठाया और द्वार द्वार कुंदी जाकर के खटखट रहे, कोई है, और लोगों से निवेदन किया उन्होंने कि आप एक काम करो, जो युद्ध चला है ना उसके लिए ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाओ आप। 4 लाख लोगों को गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में जुड़वा दिया था। इसीलिए भर्ती कराने वाला सर्जेंट दलाल किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया ना भारतीयों ने, हाँ, और मारे गए,
बहुत सारे लोग मारे गए। आपको याद हो कि दिल्ली में जो इंडिया गेट है वो इंडिया गेट किसके सम्मान में बनाया गया है? प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के जवान शहीद हुए, प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे में नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के जवान शहीद हुए उनके याद को ताजा रखने के लिए स्मारक का निर्माण कराया गया और वहीं पर अमर ज्योति बनाई गई है। एक ज्योति है और वो जलती रहती है सदैव, है ना। तो कहाँ स्थित है? इंडिया गेट के पास भैया, ये बातें याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हो गया समाप्त। उसके पश्चात 1918 ईस्वी में गांधी का और कार्य सुनिए जरा। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अभी एक आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन, लेकिन गांधी जी का अपना आंदोलन नहीं था वो। जब एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो आंसर लगाओगे 1918 को, 1917 नहीं लगाना। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। कहानी सुनिए क्या थी। कहानी ये थी, इसको खेड़ा सत्याग्रह कहा गया। अंग्रेजों ने ये कह दिया था गुजरात वाले क्षेत्र में कि भाई जब अकाल पड़ेगा तो अकाल के समय में हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, फसल बर्बाद हो जाती है और हम टैक्स मांगने चले आते हैं, ये गलत बात है। हमारे हम टैक्स नहीं लेंगे। अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा, अंग्रेज टैक्स मांगने आ गए और जितना सामान्य में तय था उससे भी ज्यादा वसूल रहे हैं। सामान्य में जितना ले जाते हैं ले ही जाते हैं। कहते थे कि अकाल पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं वसूलेंगे, अकाल पड़ा बिल्कुल नहीं वसूलना चाहिए था, लेकिन वो तो सामान्य से भी ज्यादा वसूल रहे थे। इस बात को लेकर के गुजरात के खेड़ा जिले के लोगों ने, किसानों ने अंग्रेजों का विरोध किया। गांधी भी जाकर के खड़े हो गए। आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो आंसर आएगा आपको खेड़ा सत्याग्रह के समय। खेड़ा सत्याग्रह, एक तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का। खेड़ा सत्याग्रह आपको पूरा लिखना है। खेड़ा एक जिला है गुजरात का। गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह, एक तो ये हो गया सत्याग्रह का प्रयोग। दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं आप। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन कब किया था? पहली बार आमरण अनशन, आप मुझे बताओ आमरण अनशन क्या होता है? आमरण अनशन होता है कि जब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक आप हमारी बातों को मान रहे थे, चाहे मर जाऊं, मरने तक भोजन ग्रहण ना करना आमरण अनशन कहलाता है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि जो अहमदाबाद है गुजरात में, अहमदाबाद में जो मिल थी सूती वस्त्र की, उसमें जो वर्कर्स कार्य करते थे, उन वर्कर्सों को सैलरी रुकी पड़ी थी। उनको जो वो बोलते हैं ना बोनस, वो भी नहीं दिया जा रहा था। तो उन लोगों ने विरोध किया फैक्ट्री मालिक का। तो अंग्रेजों की कंपनी थी। गांधी जी वहां जाकर के बैठ गए और ये कह रहे हैं कि जब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा तब तक हमारी बातों को नहीं मान लिया जाता है। तो एग्जामिनर जब पूछेगा कि पहली बार आमरण अनशन का कब किया था, तो आंसर 1918 में। और किनके समर्थन में किया था? आंसर आपको रटा पड़ा है, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में। आपको पूरी लाइन लिखनी है। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी का प्रथम आमरण अनशन। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी का आमरण अनशन। यह भी कब हुआ? 1918 ईस्वी को हुआ। आमरण अनशन, मरने तक भोजन ग्रहण ना करना। आगे बढ़ते हैं वर्ष 1919 की घटना को। 1919 की घटना, 1919 की घटना थोड़ी लंबी चलेगी, ध्यान से सुनेंगे इसको भी। 1919 में क्या क्या हो रहा है ऊपर ही लिख लें इसको भी जरा। को 1919 ईस्वी में एक कार्य तो ये हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बंद, वर्साई की संधि हुई थी 1919 ईस्वी को। उसको यहाँ नहीं पढ़ रहे, छोड़ो आप उसको। वर्साई की संधि पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल हिस्ट्री में हम चले जाएंगे, उसमें नहीं पढ़ते। फिर विश्व युद्ध को इसलिए पढ़े क्योंकि भारतीयों ने हिस्सा लिया था उसमें, इसलिए हमने विश्व युद्ध को तो पढ़ लिया। 1919 ईस्वी में अंग्रेज एक कानून लेकर के आए, उसको कहा गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट भारत आया, रोलेट एक्ट भारत आया। ये रोलेट एक्ट क्या था, इसके इतिहास को समझने के लिए हम पहले थोड़े से और बैकग्राउंड में चलते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों पढ़ाया कि 1892 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। 1895 ईस्वी को गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, उत्सव मनाने शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक ने।
क्यों किए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था उस समय कि 10-20 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं खड़े होंगे, लेकिन धर्म का मामला है तो हम कुछ कहेंगे नहीं, खूब इकट्ठे हो, ये कह दिया था। कोई कानून नहीं लाया था, बस कह दिया था। अब क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद ज्यादा ही आ गया, लोग जगह जगह से विरोध करने लग गए अंग्रेजों का, भारतीय लोग, तब अंग्रेज एक कानून लेकर के आए। अंग्रेजों को ऐसा लग गया कि जहां अब इतना डर लगता था अंग्रेजों को कि वो सोचते थे कि जहां कहीं भी 4 लोग 5 लोग एक साथ खड़े हैं, उनको ये लगता है वो हमारी ही बात कर रहे हैं, ये वो यही प्लानिंग बना रहे हैं 4-5 लोग खड़े हुए कि अंग्रेजों को कैसे भारत से बाहर भगाया जाए। अंग्रेज यही समझते हैं, जहां भी खड़े हैं भारतीय, अंग्रेज यही समझते हैं कि हमारे बारे में सोच रहे हैं कि कैसे बाहर भगाया जाए। तो उन्होंने बैन लगा दिया, खड़े नहीं होंगे, 5-7 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं होंगे, अगर खड़े दिखाई दे गए तो उनको बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाएगा। ये कानून था, ये था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट किसके समय में आया? रोलट एक्ट आप मुझे बताएंगे? 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक कौन है? जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 तक जेम्स फोर्ड के साथ ये आया, रोलट एक्ट आया। अब रोलट एक्ट को क्या कहा गया? इसको कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, क्यों? बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल रहे हैं। उसके बाद लेकिन भारतीयों ने इसको क्या कहा? भारतीयों ने इसको कहा काला कानून। भारतीयों ने कहा कि ये काला कानून है। वास्तव में काला तो कोई सही बात थोड़ी, हम कैसे भी करें, आपको क्या मतलब है जेल में डालने का, हमारा देश है। लेकिन मान नहीं रहे अंग्रेज। काला कानून वापस जाओ के नारे भारतीयों ने लगाने शुरू कर दिए। काला कानून वापस जाओ, काला कानून वापस जाओ के नारे भारतीयों ने लगाने प्रारंभ कर दिए। और जब भारत में नारे लगा रहे जा रहे थे, अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था, तो उसी समय में 2 व्यक्ति थे। एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों व्यक्तियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने इनको काला कानून वापस जाओ के नारे लगाते समय गिरफ्तार कर लिया। अब क्या कार्य हुआ कि भारतीयों ने एक प्लानिंग तैयार की इन लोगों को छुड़ाने की, और तारीख रखी गई 13 अप्रैल को ये प्लानिंग रखी गई, बैसाखी का दिन, कि सभी लोग पूजा पाठ करने के बाद, बैसाखी का उत्सव मनाने के बाद इकट्ठा होंगे एक बाग में, जलियांवाला बाग उसको कहा गया, और उस बाग में इकट्ठा होंगे। क्या प्लानिंग है? इनको छुड़ाया कैसे जाएगा, उस बात पर चर्चा करनी है हमें। चारों तरफ से वो जो बाग था, वो उसके चारों तरफ घर मकान बने हुए थे, और बीच में वो गांव था। अंग्रेजों को सूचना नहीं थी कि हाँ ऐसी भी कोई जगह है। लेकिन क्या था कि भारतीय व्यक्ति था, जिस भारतीय व्यक्ति का नाम था हंसराज ने अंग्रेजों को सूचना दे दी। उससे गए एग्जामिनर की, अंग्रेजों को सूचना किसने दी थी? हंसराज ने अंग्रेजों को सूचना दे दी। और जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर, वो जनरल डायर ने उठाई तोप और चल दिया, और तोप लेकर के जा रहा है वो भारतीयों को से लड़ने के लिए। और लेकिन जब मैंने बताया कि एक दरवाजा था, उसमें बस एक गेट था, और रास्ता जो जाता था वहां तक वो छोटा रास्ता था, और तोप उसकी जा नहीं पाई थी वहां तक। तो तोप को तो उसने छोड़ दिया, पीछे तो यहीं रहे। और अपने जो बंदूकधारी बटालियन थी उसकी सैनिक थे, वो गेट से एंट्री करा दी और गेट कर दिया बंद, और आदेश दिया गोलियां चलाने का। गोलियां चलने प्रारंभ हुई, और वहां इतने लोग मारे गए कि सरकारी जो गठन किया गया एक आयोग का, किसका गठन किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा जांच करने के लिए बटलर आयोग था। बटलर आयोग तो नहीं था, हंटर आयोग था। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग। ये अंग्रेजों ने किया हंटर आयोग का गठन इसकी जांच के लिए किया। और इन्होंने कहा कि इसमें लगभग 380 लोग मारे गए हैं, कुल 378 ही बताए थे उन्होंने, तो लगभग 380 लोग इन्होंने बताए मारे गए। लेकिन जो असली डेटा है वो कहता है कि हजारों प्लस लोग मारे गए थे, और 3000 तो घायल हुए थे उसमें। और एक कुआं था, पूछेगा कि अमर शहीदी कुआं कहाँ स्थित है, तो उसी बाग में एक कुआं था। जान बचाने के लिए लोगों ने जब गोलियां चल रही थी कुएं में कूद गए थे, और अंग्रेजों ने उसमें भी गोलियां चलवा दी थी। जितने बताते उतनी डेड बॉडी तो कुएं से निकाली गई थी, रिकॉर्ड ये भी कहता है। और 13 अप्रैल को यह घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया।
जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब ये जब घटना हो गई तो इसके पश्चात और 2-4 प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अब जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने अपनी एक उपाधि त्याग दी। कौन सी उपाधि त्यागी उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि। केसर-ए-हिंद की वही उपाधि जो 1915 में आते हुए दी थी अंग्रेजों ने। लो, अब गांधी जी को अब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्यों उपाधि दी थी, है ना। गांधी को अब समझ आ रहा है कि हाँ, हम नहीं ले रहे ऐसी उपाधि, हम नहीं मिला रहे तुमसे हाथ। अब तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी? केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा त्याग दी गई। और जमनालाल बजाज ने उपाधि त्याग दी राय बहादुर की। राय बहादुर की उपाधि त्यागी जमनालाल बजाज ने। राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। और जमनालाल बजाज को कहते हैं गांधी का 5वां पुत्र। पूछे आपसे गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को। एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी उपाधि आपको याद है, सर की उपाधि उन्होंने त्याग दी। सर की, और सर के अतिरिक्त तो नाइटहुड। सर और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकरन नायर। उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से ही इस्तीफा दे दिया था। वो उस परिषद में कार्य करते थे, हम नहीं कर रहे ऐसे परिषद के साथ कार्य। किसने? शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात। उसके बाद आगे की घटनाएं आपको पढ़ाएंगे अब।